सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। लेकिन सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में अभी अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए वो अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहे। वो एक नवनिर्वाचित नेता हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें रखी हैं। 50,000 रुपए का जमानत बॉन्ड देना होगा उन्हें। वो मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। वो आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक ये जरूरी ना हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए आवश्यक ना हो। वो केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे। मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उसकी पहुंच नहीं होगी और अंतरिम जमानत को बड़ी बेंच द्वारा बढ़ाया या वापस लिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जब यह फैसला आया, उस पर विस्तार से हमने जानकारी ली हमारे सहयोगी आशीष भार्गव और शरद शर्मा से। अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिली है, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता है बड़े सवाल को, तब तक अरविंद केजरीवाल उस केस में फिलहाल जमानत पर हैं। और अब सीबीआई केस में ही अगर वो उनको जमानत मिल जाती है आगे चलकर, तो वो बाहर आ सकते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भार्गव हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे लिए तमाम खबरें लेके आते हैं और बहुत कानून के बहुत जानकार हैं। आशीष जी, एक बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है और जो एक बड़ी टिप्पणी की है, जो आप बता रहे थे, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महज पूछताछ के आधार पर, यानी इंटेरोगेशन के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब बताइए कि क्या इसका मतलब वही है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कुछ लोगों के बयान ले लिए हैं और उन बयानों के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार कर लिया है? क्या इसका मतलब यही है? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ हुई थी कि जब सुनवाई चल रही थी तो ईडी का ये मानना था कि गिरफ्तारी का कारण और रीजन टू बिलीव, यानी अफसर को अगर लगे कि गिरफ्तारी का कारण मौजूद है तो अफसर गिरफ्तारी ईडी का कर सकता है पीएमएलए में सेक्टर 19 के तहत। तो यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी बार बार कह रहे थे कि यही सबूत हैं, कोई नई चीज़ आप बताइए कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ आई है जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। 2022 से मामला चल रहा है। मनीष सिसोदिया कब से बंद थे, जेल में हैं पिछले साल फरवरी से, 16 महीने से, फरवरी 2023 से जेल में मनीष सिसोदिया। तो यही सब चीज़ें थी। तो उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर, इंटेरोगेशन के आधार पर आप गिरफ्तारी नहीं कर, यानी पूछताछ वो चाहे अरविंद केजरीवाल से हो रही हो, मनीष सिसोदिया से, या किसी गवाह से हो रही, किसी गवाह से या आरोपी से हो रही हो, किसी ने कुछ कह दिया या नहीं कहा, तो उसके आधार पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आरोपी तो बना सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है। तो लेकिन क्या मटेरियल होना चाहिए जिसके आधार पर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं? हाँ, वो मटेरियल था कि नहीं था अरविंद केजरीवाल के केस में? ये तमाम चीज़ें हैं जो हैं वो लार्जर बेंच में, यानी 3 जजेस की बेंच में भेज दी गई हैं। वो इसलिए भेजी गई हैं क्योंकि पहले से पीएमएलए के मामलों में 3 जजेस की बेंच सुनवाई, यानी गिरफ्तारी की जरूरत थी या नहीं थी, क्योंकि केस तो पहले से चल रहा था। जरूरत और गिरफ्तारी की जरूरत थी या नहीं थी, ये गिरफ्तारी अवैध थी या नहीं थी, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, वो अभी सुनवाई के बाद जो 3 जजेस की बेंच फैसला करेगी, तब तक उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि उन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये जो है उन्हें कहा कि अदालत इस तरह के फैसले दे सकती है, हमें संदेह है कि आप पद से उतर जाइए। ये अरविंद केजरीवाल को तय करना है, इसलिए हम ये उस पर छोड़ देते हैं। यानी वो जो मुद्दा था कि वो गिरफ्तारी के बाद भी जेल से सरकार चला रहे हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए। हाईकोर्ट में भी आया था, हाईकोर्ट ने भी सुनने से इनकार कर दिया था कि हम कोई नहीं है, एक मोरल, एक नैतिक मामला है, कानूनी मामला नहीं है। तो उस पर इन्होंने फैसला दे दिया। कुल मिलाकर वो बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई का केस है। लेकिन उनके लिए बड़ी राहत यह है कि उनके लिए खिड़की खुली है। उस खिड़की में जो है जाली लगी है, तो आप बाहर देख तो सकते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं सकते हैं जब तक वो जाली ना हटे। वो जाली जो है, वो जो सलाखें हैं, वो जाली जो है सीबीआई केस की हैं। तो ये एक बड़ी राहत है। बड़ी कानूनी लड़ाई में एक हम ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की कुछ हद तक जीत हुई है, क्योंकि ईडी की उन सारी दलीलों को नहीं माना है। पीएमएलए के अगर इतने कठोर प्रावधान हैं और इतनी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग सालों से जेल में हैं पीएमएलए में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, प्रीमा फेसी सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इस केस में कानूनी जो पहलू हैं पीएमएलए के प्रावधानों को, उन पर आगे समीक्षा की ज़रूरत है।
और तब तक वो समीक्षा की जरूरत है, तो वो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं। हाँ। तो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर हम कहें, जब शंका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी तो हाँ। शंका का जो असर है हाँ। वो सीधे सीधे आरोपी के पक्ष में जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए साजिश के तहत सीबीआई मामले में गिरफ्तार उन्हें किया गया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए, और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल सत्ता के मोह में सीएम की कुर्सी पर अड़े हुए हैं, केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जिद के कारण दिल्ली में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक निर्वाचित नेता हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। इतना जरूर कहूंगी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और एक पॉलिसी पैरालिसिस उत्पन्न हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जिद के कारण कि वो सीएम के पद से त्यागपत्र नहीं देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक इशारा भी आ गया है, इसलिए नैतिकता पर उनको त्यागपत्र अवश्य देना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे बस एक ही मुहावरा लागू होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन करा था जो जर्जर कर कर भुरभुरा गया जैसे ही इनका लोकसभा चुनावों में दिल्ली में खाता तक नहीं खुला। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, शेखर कुमार वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही संदीप दुबे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का एनडीटीवी में स्वागत है। संदीप जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ये कहना सही होगा कि ईडी मामले में जो भी आरोप तय हुए हैं या फिर जो भी मामला तय हुआ है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं देता? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। पहले तो ये समझना होगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 है वो भारत के संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य था कि काले धन को सफेद करने से रोकना है। ऐसे केसेस में जो आज जो पीएमएलए के सेक्शन 45 है जिसके अंतर्गत अरविंद जी को अरेस्ट किया गया था, तो अगर अंतरिम जमानत किसी को मिलती इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया। केस तो वैसे ही चलता रहेगा, केस अभी भी है और इसमें पुलिस ने चार्जशीट भी ईडी ने दाखिल करी है। इससे जो साफ साफ संदेश ये जाता है कि कुछ सवाल थे जो जज बेंच बैठी हुई थी उसके मन में कि क्या एक किसी चीफ जस्टिस के मन में भी ये सवाल होगा, जुडिशरी के मन में सवाल होगा, हर किसी के मन में क्या हम एक चुनी हुई सरकार जो मुख्यमंत्री के पद पे है पीएमएलए के सेक्शन 45 के अंतर्गत क्या उसे अरेस्ट कर सकते हैं, क्या लंबे समय तक उसे जेल में रख सकते हैं, क्या ये करना उचित होगा? तो ऐसे ही संशय में जो बेंच थी उसको ये लगा कि इस विषय को एक जो सेक्शन 45 है पीएमएलए एक्ट उसके ऊपर भी एक बड़ी विचार हो और लार्जर बेंच उसमें फैसला करे। तो ये अपने आप में एक बहुत अलग तरीके का मामला है और ऐसा मामला जिसमें मैं कह सकता हूँ उनको अंतरिम जमानत मिली है और उस जमानत के आधार पे वो बाहर अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन अभी सीबीआई की जो केस है जिसमें उनको फैसला आना है, जिसमें 25 जून 2024 को केजरीवाल जी को सीबीआई ने अरेस्ट किया, उसके बाद क्या होता है ये बहुत निर्णायक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो लार्जर बेंच का फैसला है वो नजीर साबित होगा और सबके लिए होगा, क्योंकि
जब पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के को प्रॉपर तरीके से लार्जर बेंच रखेगी कि ये कैसे इसका उपयोग ईडी कर सकती है नहीं कर सकती है, तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो राहत मिली है लेकिन रिहाई नहीं। लेकिन शेखर जी, जब आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि इसके पीछे साजिश है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें अंतरिम बेल दे रहा है, लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है, तो ऐसे में साजिश की गुंजाइश कहाँ होती है इस कानूनी प्रक्रिया में? सिक्ता जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक नॉर्मल क्रिमिनल केस में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो होता है, जबकि पीएमएलए में सेक्शन 45 जो है वो एक ट्विन कंडीशन रखता है, और उसके अंतर्गत कोई भी कोर्ट जब तक सेटिस्फाई ना हो कि उनको वो निर्दोष ना लगे, वो बेल नहीं देती। इस केस में अलग अलग कोर्ट्स ने समय समय पर अरविंद केजरीवाल को बेल दी, और ईडी कहीं ना कहीं अपने तरफ से अपने केस को एक पुख्ता तरीके से कोर्ट के आगे कन्विंस नहीं कर पा रही। यही चीज संजय सिंह के भी केस में हुई कि मेरिट्स पे वो आर्ग्यू नहीं कर पाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए आईओ के पास एज पर सेक्शन 19, जो कि जिसके तहत अरेस्ट किया जाता है किसी को पीएमएलए में, कि आईओ के पास एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि दिस पर्सन इज गिल्टी। लेकिन ये ग्रेव सस्पिशन से बहुत अलग है। इस रीजन को रिकॉर्ड करना जरूरी तो है, पर काफी ही नहीं है। यहां पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की जरूरत थी, आईओ के पास ऐसा रीजन टू बिलीव था जो कि बहुत पुख्ता था। ये अब तक ईडी प्रूव नहीं कर पाई। देखिए, जब कानून से किसी भी एजेंसी को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ, तो उस एजेंसी की जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है कि उस कानून का इस्तेमाल करने से पहले बहुत पुख्ता सबूतों के साथ चले। चाहे 20 मई का ऑर्डर आया हो न्याय बिंदु जो स्पेशल जज थी, उसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इससे पहले जो इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के टाइम पे भी दी थी। अगर ईडी कहीं कोई पुख्ता सबूत रख पाती तो ये चीजें संभव नहीं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल से कोई ऐसा खतरा नहीं है कि वो सबूतों को टैंपर करेंगे। उनकी स्वतंत्रता को बाधित करना अभी सही नहीं है। एक भी सरकार के मुख्यमंत्री है, और ईडी को ऐसे मामले में तो एक स्पेशल प्रिकॉशन रखनी चाहिए थी। ईडी बिना किसी सबूत से, जो आज का जो जजमेंट है उससे बड़ा क्लियर हो रहा है कि ईडी बिना किसी पुख्ता सबूत के एक चुनी हुई सरकार के मुखिया पर हाथ जो उन्होंने डाला है, इससे पूरे देश को ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक मामला है। ईडी की क्रेडिबिलिटी, चाहे हेमंत सोरेन का केस हो चाहे संजय सिंह का हो, बार बार जो है वो खतरे में आ रही है। क्या कारण है कि जो सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस चल रहे हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि नहीं जी हम केस वापस नहीं ले रहे हो, केस पेंडिंग है। तो अगर केस पेंडिंग है तो जिस ईडी जिस फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, वो फाइनेंस मिनिस्टर एक्शन क्यों नहीं लेता कि आप इतने दिनों से केस को पेंडिंग कराओ, आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रही। जितने कहते हो ये घोटाला नहीं है, उससे ज्यादा खर्चा तो आज तक जांच में पर शेखर जी, दो एजेंसियों के पास ये मामले हैं, दो अलग अलग मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आधार होगा, कुछ सबूत होंगे, कुछ विटनेस होंगे जिसके आधार पर दोनों एजेंसियों की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सिक्ता जी, यही बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और जो देश की जनता के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि नॉर्मल कानून में जो क्रिमिनल लॉ है, यू आर नॉट गिल्टी अंटिल प्रूव। लेकिन पीएमएलए में एक आईओ की अगर ओपिनियन बन जाती है कि यू आर गिल्टी, तो अब सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि मैं गिल्टी ना हूं। अभी आज के आदेश में कोर्ट ने यही कहा कि आईओ को अगर लगा कि ये गिल्टी है, आईओ ने केस बना दिया और आपने जेल के अंदर भेज दिया। लेकिन क्या आज तक जांच पूरी हुई है? जब तक जांच पूरी नहीं हुई तो दोष भी कहीं से सिद्ध नहीं हो रहा है। बार बार कोर्ट के आगे जब आप जा रहे हैं तो आप किन बातों पर गिरफ्तारी को कह रहे हैं? कुछ बयानों पर। और ईडी की मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जिन बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी है, उन लोगों के एक नहीं अनेकों अनेक बयान है। किसी के 11 बयान है, किसी के 15 बयान है।
पहले के सारे बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते और बाद के जब एक बयान में केजरीवाल का नाम लेते तो उसको गिरफ्तारी का तो आधार आप जो कह रहे हैं कि जिन आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, वो ज्यादा पुख्ता या मजबूत नहीं है। लेकिन संदीप जी, ये भी हकीकत है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफर किया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे क्या हो, तो एक तरह से भविष्य के लिए भी ईडी के लिए एक लक्ष्मण रेखा जरूर तय होगी उस लार्जर बेंच का जो भी फैसला आएगा उससे। एक बातें तो स्पष्ट है, मेरे मित्र इसको जमानत सब कह रहे थे, अभी अरविंद जी को अंतिम जमानत मिली है, जमानत नहीं मिली। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट फाइल हो गई है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ये बेंच संजीव खन्ना सर और दीपंकर दत्ता जी की जो पीठ थी, उन्होंने जो आज फैसला दिया, उन्होंने इस फैसले को, ये उनका अंतिम फैसला नहीं, उन्होंने कहा कि जो लार्जर बेंच तय करेगी वही मान्य होगा। तीसरी बात, चौथी बात कि हम स्वयं ही कहें कि हम दोषी हैं और स्वयं ही कहें हम निर्दोष हैं। अब ये न्यायालय में मामला है, तो न्यायालय जिसको दोषी ठहराएगी या जिसको निर्दोष साबित करेगी वही निर्दोष और दोषी साबित होगा। जो चार्जशीट आई है उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री जी को दोषी साबित किया गया, उसमें दोष मुक्त नहीं किया गया है। तो मेरे मित्र शेखर भाई जो विषय रख रहे थे वो डिफरेंट तरीके से रख रहे थे और वो पैरवी कर रहे थे कि अरविंद जी निर्दोष हैं और या दोषी हैं या नहीं। ये कोर्ट पे हम लोग को छोड़ देना चाहिए, कोर्ट जो तय करेगी वो हम सबको मानना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की मैटर में सिक्ता जी है वो है पीएमएलए जो एक्ट है उसकी सेक्शन 45। ये लार्जर बेंच में जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अधिकार क्षेत्र में कौन किसको कितनी जिम्मेदारी मिली है और कौन अपनी जिम्मेदारी का बखूबी पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है और किन किन परिस्थितियों में ईडी क्या क्या कर सकती है। तो ये हम सबके लिए अच्छा है। ये अरविंद जी की हार और जीत से नहीं देखना चाहिए, भाजपा या आम आदमी पार्टी की हार जीत से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये समझना चाहिए कि अंतरिम जमानत मिली हुई है, इसमें आप कहीं जमानत पे नहीं है। जैसे ही लार्जर बेंच जो फैसला करेगी वो फैसले के हिसाब से तुरंत आपको मानना होगा, अगर वो रद्द कर देती है तो आपको तुरंत जेल जाना होगा। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि कंडीशन लगाई है, जो ये आपको अंतरिम जमानत मिली है वो कंडीशन के साथ मिली। और सबसे पहले जब आपका शो स्टार्ट हुआ तो एनडीटीवी ने जनता के बीच समस्त जनता के बीच वो कंडीशन पढ़े बताए, तो मेरे शेखर भाई कह रहे हैं कि अनकंडीशनल है, ऐसा है वैसा है। तो हमें ये समझने की अभी जरूरत है कि हम जो फैसले का इंतजार कर रहे हैं वो लार्जर बेंच का जो फैसला आएगा सिक्ता जी वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो लार्जर बेंच क्या कहता है। अभी सबसे बड़ा प्रश्न एक तरह से लार्जर बेंच का फैसला जो हमें बार बार कह रही हूँ लक्ष्मण रेखा जो ईडी के लिए एज ए एजेंसी वो भी तय करेगा। और एक दूसरा बड़ा जो सवाल है जो बार बार बीजेपी उठा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रख दी है कि वो एक निर्वाचित नेता हैं, ये कोई कानूनी पहलू नहीं है, ये एक मौलिक पहलू है, एक नैतिक पहलू है। वो फैसला खुद कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। संदीप जी, देखिए ये बात महत्वपूर्ण है कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको अपने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना चाहिए। हम अगर बेहतर कानून का पालन करेंगे, बेहतर नागरिक बनेंगे, तो आम जनता भी उसका अनुसरण करती है। और मैं इस बात को मानता हूं कि अरविंद जी ने अपनी राजनीतिक कैरियर में बहुत बड़े बड़े वसूल बनाए और उस वसूलों को खुद ही तोड़ा। तो अभी उनको चाहिए कि वो स्वयं निर्णय कर लें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के पास ऐसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो अरेस्ट हैं, कोई आदेश देने का कारण नहीं है कि वो आदेशित कर दे कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये भी उन्होंने लार्जर बेंच पे छोड़ दिया। तो हमें फिर क्या कहता हूं सिक्ता जी, आपने जो पहले प्रश्न उठाए, एनडीटीवी ने जो प्रश्न उठाए और जो स्वरूप रखा आज इस डिबेट का, वो साफ साफ आम जनमानस को और ज्यादा जागरूक कर रही है कि क्या अरविंद जी को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, वो उनके पार्टी के लोग तय करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर व्यक्तिगत पूछेंगी तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो न्यायमूर्ति थे खन्ना सर और जो उनकी बेंच बैठी हुई थी, उन लोगों ने साफ साफ अदालत ने तो साफ कह दिया कि एक नैतिक मामला है, ये खुद अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को तय करना है कि वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं इन तमाम मामलों के बीच, इन तमाम कानूनी कार्रवाई के बीच। बहुत शुक्रिया शेखर कुमार और संदीप दुबे, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे इस ब्रेक के बाद।